का नजारा है भाई, जो देखे कलेजा में ठंडक पड़ जाए। हम भी संभालने में कम नहीं हैं, बस एक बार आजमा कर तो देखो। रे टुन्ने, एक बात बता हमको, एक लड़की के लिए एक लड़का काफी नहीं होता का? अच्छा लगता है का जगह जगह मुंह मारते फिरो? अरे भैया, लड़कियों के बहुत खर्चे होते हैं, एक लड़के की बस की बात नहीं है। तभी तो हमारी आज तक कौनो गर्लफ्रेंड नहीं बनी। का बात कर रहे हो बे? ऐसा बात है तो एक बार हमारे पास तो आओ, वादा करते हैं कभी जिंदगी में दूसरे लड़के का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम सारी जरूरतें पूरी करेंगे, फिर चाहे वो पैसा हो या बस शर्त सिर्फ एक है, हमारे अर्जुन भैया जी से दूर रहो। उका है ना, उन पर गंदगी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। भैया जी, का कह रहे हो? हम समझे नहीं। तुमको समझने का जरूरत भी नहीं है बे, जिसको समझना था वो समझ चुका है। और हाँ, एक बात और समझ ले, इज्जत इज्जतदार लोगों की जाती है, जगह जगह मुंह मारने वालों की नहीं। और हाँ, एक बात और समझ ले, हम अपने भैया जी को गंदगी से दूर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चल टुन्ने। हाथ छोड़ो हमारा। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए उस अर्जुन से दूर रहने को कहा था। खुद भी जंगली है और लोग भी जंगली पाल रखे हैं। मन कर रहा है उस छुन्ने को चीर कर उसके टुकड़े चील कौवों को खिला दूं। शांत जय, शांत। तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। उस छन्ना को सजा मिलेगी, पर तुम नहीं दोगे, अर्जुन देगा। तुम और तुम्हारी बातें। हाँ। जय, सुनो तो। जानती हूँ जय, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे दर्द के बदले उन लोगों को खून के आंसू ना रुलाए तो मैं तुम्हारी माया नहीं। माया जी, फाइनली आप मिल ही गई। पूरा कॉलेज खंगार डाला हमने, पर आप मिली ही नहीं और कंपटीशन में भी नहीं आई। पता है कितना नर्वसिया गए थे हम आपके बिना। चलिए कोई बात नहीं, कहीं बिजी होंगी। अच्छा ये सब छोड़िए, देखिए तो हम इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में फर्स्ट आए हैं, केवल आपकी वजह से। अगर आप हमको प्रेरित नहीं मोटिवेट नहीं करती तो आज हम यहाँ ना होते। एक और बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। आज पहली बार हमें बहुत अलग लगा जब सब स्टेडियम में खड़े होकर हमारे लिए तालियां बजा रहे थे, तो जो सम्मान था सबकी आंखों में हमारे लिए, वैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि पहली बार सब हमारे लिए खड़े हुए या पहली बार हमारे लिए ताली बजी हो। हम तो जहां जाते हैं वहां महफिल तालियों से गूंज उठती है। पर आज जो सम्मान, प्यार उनकी आंखों में था हमारे लिए, वो पहले किसी की आंखों में नहीं देखा। सब दिल से इज्जत कर रहे थे हमारी। हाँ, शायद यही है, आज सब दिल से इज्जत कर रहे थे हमारी, पर अभी तक सब डर से इज्जत करते थे। तभी जो हमें आज महसूस हुआ वो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। थैंक यू माया जी, आज आपकी वजह से
हम दिल की इज्जत और डर की इज्जत के बीच फर्क समझ गए। माया जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? उतनी देर से बस हम ही बोले जा रहे हैं। आप रो रही हैं माया जी, क्या हुआ? आप हमें बताइए, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपसे? माया जी, बोलिए ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ हमारी आंखों में चला गया था, इसलिए आंसू निकल आए। खैर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आपके दिल से इंग्लिश का डर निकल गया और लोगों के दिलों से आपका डर निकल गया। बस, और हमें क्या चाहिए? अब आपकी जिंदगी में हमारा काम भी खत्म हो गया है। वैसे भी गंदगी के साथ ज्यादा रहना ठीक नहीं होता सेहत के लिए। काम, गंदगी, सेहत, हम कुछ समझे नहीं। चिंता मत करिए, समझदार हैं आप, बहुत जल्द समझ जाएंगे। अब हमें जाना होगा, किसी और को हमारी बहुत जरूरत है। जरूर कोई बात है, वरना माया हमसे ऐसा बर्ताव करे, ये हो नहीं सकता। लेकिन क्या बात है? यार बहुत दिन हो गए, ना माया कॉलेज आ रही है, ना फोन उठा रही है। तुमको क्या लगता है, क्या बात हो सकती है? अरे भैया जी, आप ना खामखा टेंशन यहाँ रहे हो। होगी अपने यार के पास, और कहाँ होगी। वैसे भी गंदगी जितना दूर रहेगी, उतना ही आपका सेहत ठीक रहेगा। वैसे भी गंदगी के साथ ज्यादा रहना ठीक नहीं होता सेहत के लिए। क्या कहा है तूने माया से? कुछ नहीं, हम क्या कहेंगे उम माया से। झूठ नहीं छुन्ना, झूठ नहीं, सच बोल, वरना अगर हम अपने पे उतरे ना, तो तू झूठ तो छोड़, कभी कुछ नहीं बोल पाएगा, समझा? सच बोल, क्या बोला है तूने माया से? देखा, देखा, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए वो लड़की हमको नहीं पसंद है। देखो तो, उसने क्या बना दिया है आपको, कि आप उसके लिए हमें हमें धमका रहे हैं, अपने छन्ना को। हमने सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था उसे, कि वो एक गंदगी है जो आपको मैला कर रही है। इसीलिए उसे आपकी जिंदगी से चले जाने को कहा, और हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। कहा था ना तुझे कि तू या कोई और माया के बारे में कोई गलत बात नहीं करेगा। फिर माफ करना भैया जी, आपको सांप पालने का शौक है, और आपकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। ऐसे हर फन को कुचल देंगे हम जो आपकी ओर उठेगा। क्या कहना चाहता है तू? पूरी बात बता हमको। बात ये है भैया जी, हम जानते हैं भैया जी कि आपको वो लड़की माया पसंद है। नहीं बे, बस भैया जी, जब से होश संभाले हैं केवल आपको ही देखे हैं। आपसे पहले हम आपके मन की बात जान लेते हैं। जब मन की बात जान ही गया था, तो ऐसी हरकत क्यों की? सोचा नहीं तेरे भैया जी तेरा क्या करेंगे? अभी आप हमें ही गलत बोलेंगे भैया जी, जबकि गलत वो माया है। वो गलत नहीं है बे, वो दोनों बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। भैया जी, का हो गया है आपको? आप ही तो कहते थे ना कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की आपस में कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर अब का हो गया है? अब ऐसा का हो गया है कि आप अपने ही असूल भूल गए हैं? अच्छा, तो अब आप उस लड़की के आगे झुकेंगे? का इतने कमजोर हो गए हैं आप?
मुन्ना 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 मुन्ना। कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी औकात भूल जाए। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने की गलती बिल्कुल मत करना। अर्जुन सिंह चौहान किसी के आगे नहीं झुकता। और रही बात उसूलों की, तो ये हमारे उसूल हैं जो ना किसी के लिए बदलेंगे और ना ही टूटेंगे। और तू, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरा चेला है, निकल जा यहाँ से। निकल 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 निकल। माया, हम आ रहे हैं। क्या बात है माया जी, किसी से बात करने में आप इतनी खोई हैं कि कोई और आपको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी बात नहीं है अर्जुन जी, बैठिए ना, आप भी बैठिए। बिल्कुल बैठेंगे, पर एक शर्त पर। हमें आपसे कुछ बात करना है, अकेले में, बिना किसी तीसरे के। जय कोई तीसरा नहीं है अर्जुन जी। वैसे भी हम आपको बता चुके हैं कि जय हमारे लिए क्या है। माया रिलैक्स, तुम बात कर लो, मुझे वैसे भी कुछ काम है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। किसी ने बड़ा खूब कहा है, मोहब्बत करना तो आसान है, पर वफा करना उतना ही मुश्किल। किसी ने बड़ा खूब कहा है, मोहब्बत करना तो आसान है, पर वफा करना उतना ही मुश्किल। क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो ऐसे ही शायरी सुना रहे थे। क्यों, आपको क्या लगा? कुछ नहीं, आप बताएं, क्या बात करनी थी आपको हमसे? कुछ खास नहीं, बस पूछना चाहते थे कि इतने दिनों कहाँ थी आप। ना कॉलेज आई, ना हमारे कॉल उठाए। खास दोस्त ना सही, पर दोस्त तो हैं हम आपके। और दोस्तों को कितनी चिंता होती है अपने दोस्त की, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। इतने दिनों आपको हमारा ख्याल तक नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है, बस अब हम समझ गए हैं कि कुछ ख्याल दिल में ही रहे तो ही अच्छा है, वरना उन ख्यालों की खूबसूरती को दुनिया की नजर लग जाती है। और रही बात आपकी, तो कुछ अपने दिल के ख्याल हमने आपके सामने भी रखे थे, फिर चाहे वो आपसे प्यार करने का हो या जैसे हमारी दोस्ती का हो, लेकिन आपने उन ख्यालों का कितना ख्याल रखा, ये भी हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। बस इसीलिए अब हम अपने ख्यालों को अपने दिल तक ही सीमित रखते हैं। वैसे अगर आपको हमारी तरफ से कोई तकलीफ हुई हो तो हम माफी मांगते हैं आपसे, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन आपने ही तो कहा था कि आपके लिए जय दोस्त से बढ़कर है। ये आधा सच है, पूरा सच अब बताते हैं आपको। जय हमारे लिए सिर्फ दोस्त से बढ़कर नहीं, प्यार से बढ़कर है, परिवार से बढ़कर है, भगवान से बढ़कर है, हमारी जान से बढ़कर है वो। इतना सब बोलने की बजाय सीधा सीधा बोलती कि तुमको जैसे प्यार है। अगर ये सच होता तो क्या हम आपसे प्यार का इजहार करते? अगर हम जैसे प्यार करते तो आपको प्रपोज करके उसके दिल को चोट क्यों पहुंचाते? खुद इतने जलील क्यों होते? आपसे प्यार का इजहार क्या किया हमने? हमारी इज्जत को तार तार करके रख दिया आपने।
इंसान की इज्जत उसके हाथों में होती है और लड़की के कंधों पर तो पूरे घर की इज्जत की जिम्मेदारी होती है। इसलिए लड़की को समाज में सोच समझकर चलना चाहिए। वो ऐसे ही खुलेआम किसी भी लड़की के साथ घूम फिर नहीं सकती, ना ही दोस्ती कर सकती है और ना ही प्यार। एक लड़की को शादी से पहले अपने पिता या भाई और शादी के बाद अपने पति की बात माननी चाहिए। यही सबसे सही रास्ता है एक लड़की की जिंदगी के लिए। वाह अर्जुन जी, इससे आसान परिभाषा नहीं हो सकती एक लड़की की जिंदगी की। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक लड़की की जिंदगी क्या होती है। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ आप ही की तरह लड़कियों के बारे में सोचा जाता है। पिता, भाई, पति के बिना एक औरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। बड़ी ताज्जुब की बात है ना कि जो औरत इनको अस्तित्व में लाती है उसका अस्तित्व इनके बिना नहीं है। मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ का देहांत हो गया, जिसका दोषी मुझे माना जाता है। अब आप ही बताइए, उस नवजात बच्ची की क्या गलती थी? उसने तो खुद ही अपनी दुनिया खो दी, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसकी दुनिया होती है। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मेरे पापा और भाइयों का व्यवहार मेरे लिए कठोर और सख्त हो गया, और वक्त के साथ साथ ये सख्ती बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लगता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बस मुझे झेलते हैं। हर बात पर डांटना, छिड़कना, हर गलती पर कोसना, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ तक छत पर जाना और घर के बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी मुझे। प्यार और अपनेपन की कमी से मैं घुटने लगी और मुझे भी गुस्सा आने लगा। इतना गुस्सा कि मैं गुस्से से पागल हो जाती थी। मेरे पापा और भाई मुझे ऐसे कैद करके रखते थे कि जैसे मैं कोई कैदी हूँ। वैसे सच में मैं कैदी ही थी, क्योंकि ना दिखने वाली जंजीरें थी मेरे पूरे बदन पर, जिससे हर रोज मेरा शरीर ही नहीं, मेरी आत्मा भी जख्मी होती थी। फिर शायद ये सब देखकर भगवान को भी तरस आ गया मुझ पर, और फिर एक दिन वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे घर के बाहर निकलने का मौका मिला। मेरी बुआ अपनी बेटी का शादी का कार्ड लेकर मेरे घर आई और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए पापा से बात की कि मैं शादी में घर के कामों में हेल्प करा दूं। पहले तो पापा राजी नहीं हुए, पर बुआ की जिद करने पर पापा ने हाँ कर दी। और फाइनली मैं पिंजरे के किसी आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ने लगी। मैंने सोच लिया था कि भले ही मेरी उड़ान कुछ दिनों की है, पर मैं ऊंची से ऊंची उड़ान उड़ूंगी। इन कुछ दिनों में मैं अपनी सारी जिंदगी जी लूंगी। फिर एक दिन बुआ की बेटी की हल्दी की रस्म चल रही थी। चारों तरफ हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। मैंने पहली बार ऐसा माहौल देखा था, तो मैं थोड़ी घबराई हुई सी थी, और इस बात का फायदा उठाकर किसी ने मेरे साथ बहुत घटिया मजाक किया। किसी ने हल्दी में मिर्ची मिलाकर मेरे चेहरे पर लगा दिया, जिससे मेरे चेहरे पर जलन होने लगी। जब मैं हल्दी साफ करने लगी तो वो मेरी आंखों में चली गई। दर्द से मैं झटपटा रही थी और इधर उधर भाग रही थी, जिसकी वजह से मेरे पैर में भी चोट लग गई और मैं गिर गई। सब जोर जोर से हंस रहे थे, पर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। उस दिन फिर से मुझे उसी दर्द का एहसास हुआ जो मैं अपने घर पर सहती थी। फिर अचानक से एक लड़के की आवाज आई, जिसने पूरे माहौल को शांत कर दिया। उसने सब पर चिल्लाया इस घटिया मजाक के लिए, और मेरे पास आकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, पर पैर की चोट की वजह से मैं चल नहीं पा रही थी।
तो उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया, मेरी आंखें साफ करी और चोट पर मरहम लगाने लगा। मुझे आज भी याद है वो पल। वो भले ही मेरी चोट पर मरहम लगा रहा था, पर मुझे अपने हर दर्द से सुकून मिल रहा था। तब तक डॉक्टर भी आ गए। जलन की वजह से मेरी आंखें सूज गई थी और खुल भी नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं देख ही नहीं पाई कि वो फरिश्ता कौन है। बस उसे महसूस ही कर पा रही थी। डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन में मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, पर मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा था। मैं उसे देखना चाहती थी, एक बार फिर से उसे महसूस करना चाहती थी, उसे थैंक्स बोलना चाहती थी। लेकिन उसने मेरी बेचैनी को समझ लिया और कहा, डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओ फिर थैंक यू बोल देना। उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि कोई है जो बिना कहे मुझे समझ रहा है, वरना वैसे तो मेरी चीखें भी किसी को सुनाई नहीं देती थी। खैर, इस हादसे की वजह से मैं पूरी तरह से 2-3 दिन के लिए बेकार हो गई, क्योंकि ना मैं देख पा रही थी और ना ही चल पा रही थी। इस वजह से मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। उल्टा मेरी देखभाल के लिए भी एक इंसान की ज़रूरत थी। इस वजह से बुआ बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि काम करने वाले एक नहीं 2 लोग कम हो गए। एक तो मैं और एक मेरी देखभाल के लिए भी कोई चाहिए था। फिर बुआ कोशिश करती थी कि मेरे पास कोई ना रहे, और तो और खाना पीना भी ठीक से नहीं दे रही थी। सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह देती थी। जैसे तैसे 2 दिन गुजर गए, पर मेरी आंखें ठीक नहीं हुई, तो डॉक्टर को फिर से बुलाया गया। तो पता चला कि लापरवाही की वजह से मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, जो ठीक होने में कम से कम 2 हफ्ते लेगा, वो भी अगर सही से मेरी देखभाल हुई तो, वरना मेरी आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। इतना सुनकर बुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि तभी फिर उसी लड़के की आवाज आई। उसने बुआ से कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगा। बुआ भी मान गई। पहले तो मैं भी खुश हुई, पर फिर थोड़ा परेशान हो गई कि ऐसे कैसे कोई लड़का 24 घंटे मेरे पास रहेगा। पर शायद बुआ यही चाहती थी कि मेरी बदनामी हो, पर उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जब सब मेरे कमरे से चले गए, तब मुझे सुनाई दिया कि कुछ कदमों की आहट मेरे करीब आ रही है। मैं डर गई और डर के मारे कांपने लगी। तभी वो बिल्कुल मेरे करीब आकर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर कहा, डरो नहीं, तुम बिल्कुल सेफ हो। पता नहीं क्यों, पर उसी पल मेरा सारा डर निकल गया और मैंने सच में इतना सेफ पहले कभी महसूस नहीं किया था। और वो भी मेरे और मेरे दर्द के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। जो सुकून, सुरक्षा, देखभाल, ख्याल, खुशी मेरे रिश्ते आज तक नहीं दे पाए, वो उस बेनाम रिश्ते ने एक पल में दे दिया। अब आप बताएं अर्जुन जी, क्या नाम देंगे इस रिश्ते को? क्योंकि अभी तक हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे। फिर भी उसने मेरे सारे दर्द ले लिए और अपना सुकून मुझे दे दिया। बताइए अर्जुन जी, उससे मेरा दूर दूर तक ना कोई रिश्ता था और ना ही दोस्ती थी, क्योंकि दोस्ती की शुरुआत ही नाम से होती है, जो हम दोनों ही एक दूसरे का अभी तक नहीं जानते थे। और प्यार तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तक ना ही उसने मेरी आंखों में देखा था और ना ही मैं उसे देख पाई थी। फिर ऐसा क्या था जो कुछ ना होते हुए भी हम बहुत कुछ बांट चुके थे। बताइए अर्जुन जी, जवाब दीजिए। जो प्यार, खुशी, सम्मान,
मेरे रिश्ते नहीं दे पाए मुझे, वो इस बेनाम रिश्ते ने एक पल में दे दिया। तो क्या नाम देंगे आप इस रिश्ते को? दोस्ती, 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 प्यार, 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 या दोस्ती प्यार से बढ़कर? काफी जज्बाती कहानी है, लेकिन हाथ बढ़ाने और साथ देने में फर्क होता है। सही कहा आपने। अब हम आपको बताते हैं कि वो जिम्मेदारी थी या जिम्मेदारी से बढ़कर। सबसे पहले वो पल आया जब हमने एक दूसरे का नाम पूछा तो उसने अपना नाम जय बताया। क्या हुआ? आप शॉक क्यों हो गए? ये वही जय है जिस पर अक्सर आप सवाल उठाते हैं कि क्या रिश्ता है मेरा उससे। उसने रात में जाग जाग कर मेरे मरहम लगाया। जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हुआ ना, तब तक उसने मेरा पैर जमीन पर नहीं रखने दिया। जब तक वो मेरे पास बैठा रहता, तब तक मुस्कान को मेरे होठों से अलग नहीं होने देता। उन 2 हफ्तों में मैं जितनी खुश थी उतनी अब तक की जिंदगी में कभी नहीं हुई। मैं भगवान से मांग रही थी, हे भगवान, इन चोटों को कभी सही मत होने देना, मेरी आंखों को कभी मत खुलने देना, ताकि जय हमेशा मेरे पास रहे। लेकिन कहते हैं ना, जो चाहो वो मिलता कहाँ है। और वैसे भी मेरा तो रिकॉर्ड रहा है कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। लेकिन मेरी आंखें ठीक होने का सबसे बड़ा फायदा यही था कि अब मैं अपने फरिश्ते को अपनी आंखों से देख पाई। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। जब पहली बार मैंने जय का चेहरा देखा। आप यकीन करें, हमारे ठीक होने की खुशी हमसे ज्यादा उसके चेहरे पर थी। पूरे घर में खुशी से कूद रहा था क्योंकि हम ठीक हो गए थे। पर ये हमारी बुआ को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि कैसे कोई हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है। फिर दीदी की शादी का दिन भी करीब आ गया और शादी के एक दिन पहले वो हुआ जिसका डर था। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त मैं लड़खड़ा गई। मैं खुद को संभाल ही रही थी कि तब तक जय आ गया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर नीचे उतरने लगा। मैं मना कर रही थी, पर वो वही करता था जो मेरे लिए सही होता था। हम नीचे उतर ही रहे थे कि मेरे पापा और भाई आ गए और मुझे उसकी बाहों में देखकर चिल्लाने लगे। जय ने बहुत कोशिश की सिचुएशन को संभालने की और काफी हद तक सिचुएशन संभल भी गई, पर तब तक शोर सुनकर बुआ आ गई और उन्होंने मेरे पापा से कहा कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मेरा जय के साथ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से पापा ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। बल्कि पापा ने तुरंत ये ऐलान कर दिया कि मेरी शादी भी दीदी के साथ होगी। मतलब अगले दिन मेरी भी शादी हो जाएगी। ये सुनकर मैं सुन्न हो गई कि क्या लड़की होना इतना बड़ा गुनाह है। पर मैंने किस्मत के इस फैसले को भी मान लिया। पर फिर मुझे पता चला कि मेरी शादी एक क्रिमिनल से हो रही है, एक अपराधी से। एक ऐसा लड़का जो 10 साल जेल में रहकर आया है। जब मैंने पापा से इसकी वजह पूछी तो पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं इतनी बदनामी करा चुकी हूँ कि कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, इसलिए मुझे ये शादी चुपचाप करनी होगी। वो ये बात कहकर चले गए, पर मैं उसी जगह खड़ी रही क्योंकि मेरा शरीर जम गया था।
मेरी सांसें बहुत धीरे धीरे चलने लगी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं एक कमरे में बिस्तर पर थी और मेरे आसपास कोई नहीं था। मेरा मन चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, पर किसी को मेरा दर्द ना सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। पर अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मेरा जख्म नासूर बन गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी पर ये शादी नहीं करूंगी। तो मैंने चाकू उठाया और खुद पर वार करने ही वाली थी कि जय ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं इतने गुस्से में थी कि कुछ सुनना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि मैंने जय पर भी वार कर दिया, पर उसका खून देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं उससे माफ़ी मांगने लगी। पर मेरा इरादा अब भी मरने का ही था। पर जय ने अपनी कसम देकर मुझे रोक दिया और कहा कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो वो भी अपनी जान दे देगा। मेरे लिए जो प्यार, फिक्र, कदर मैंने अपने घर वालों की आंखों में कभी नहीं देखी, वो जय की आंखों से झलक रही थी और मेरा मरने का इरादा बदल गया। जय ने मुझे विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरी शादी एक अपराधी से नहीं होने देगा। हमने घर से भागने का प्लान बनाया। वैसे भी जय बुआ के घर पर एक पेइंग गेस्ट की तरह रहता था और लकीली उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था, तो हमें पकड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, पैसे और पावर की कमी नहीं है उनके पास, तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया मुझे ढूंढने में ताकि अपने हाथों से मेरा गला दबा सके। लेकिन जय के पापा मेरे पापा से भी बड़े आदमी हैं। जय ने मेरे बारे में अपने पापा को सब बता दिया, तो जय के पापा ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरे पापा को मुझ तक कभी नहीं पहुंचने देंगे। साथ ही जय ने भी मुझसे वादा किया कि वो हर हाल में मेरा साथ देगा। कहते हैं कि खून के रिश्ते ही अपने होते हैं, बाकी पराये होते हैं। पर मेरे सामने तो सबसे बड़ा सवाल ही यही था कि मैं अपना किसे मानूं और पराया किसे समझूं। जिनसे खून का रिश्ता है, जो मेरे अपने थे, उन्होंने परायों से भी बदतर व्यवहार किया मेरे साथ, और जो पराये हैं उन्होंने अपनों से बढ़कर प्यार और सम्मान सब कुछ दिया मुझे। मैं इस उलझन से उबर ही नहीं पा रही थी कि मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बुआ मेरे साथ ये सब कर सकते हैं। जिंदगी की ये सीख सदमा बनकर बैठ गई मेरे दिल और दिमाग में, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि एक ही जगह पर घंटों बैठे रहना, छोटी छोटी आवाज़ों से घबरा जाना, रात रात भर जागना, हर बात पर रोना, ना ढंग से खाना पीना, बस एक टक दीवार को देखते रहना। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी, जिसे अपना चोट का एहसास होता था, न दर्द का। और इस सब हालातों में जय हर पल मेरे साथ था। उसने भी बहुत कोशिश की कि मैं अपने दुख से उबर जाऊं। उसने वो सब किया जो एक परिवार करता है जब परिवार का कोई सदस्य तकलीफ में होता है। जैसे उसने एक माँ की तरह मुझे थपकी देकर सुलाया, एक पिता की तरह मेरा सर सहलाया, एक भाई की तरह मुझे संभाला और एक बहन की तरह मुझे सीने से लगाया। सिर्फ यही वजह थी कि उन हालातों में भी मेरी सांसें चल रही थी, वरना ये माया आज जिंदा नहीं होती। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे जय बहुत डर गया।
मैं बेड से उठ रही थी कि तभी मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया और मुझे चोट लग गई। बहुत खून बह रहा था, पर मुझे ना दर्द का एहसास था ना चोट का। अगर जय वक्त पर नहीं आता तो मेरे शरीर का सारा खून निकल जाता। तब डॉक्टर ने जय को बताया कि अगर मैं अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आई तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन जय और डॉक्टर सब कुछ कर चुके थे, पर मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ ही नहीं पा रही थी। तब फाइनली डॉक्टर ने कहा कि मुझ में जीने की इच्छा ही नहीं है, और जब तक मुझ में ये जीने की इच्छा नहीं आएगी तब तक मैं ठीक भी नहीं हो पाऊंगी। और ये सच भी था, मैं सच में जीना नहीं चाहती थी। मेरे अंदर जीने की इच्छा मर चुकी थी। फिर एक दिन मैं खिड़की के पास बैठी थी और बाहर की तरफ देख रही थी कि तभी मैंने देखा कि जय की कुछ गुंडों से बहस हो रही है, पर मैं चुपचाप बस बैठकर देख रही थी। पर थोड़ी ही देर बाद जय और उन गुंडों के बीच हाथापाई होने लगी। वो सब मिलकर जय को मारने लगे। मैं चुपचाप बैठी ये सब देख रही थी। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में बस एक बात चल रही थी कि इस दुनिया की हिम्मत कैसे हुई मेरे जय को हाथ लगाने की। मैं बाहर निकली। थोड़ी दूरी पर एक डंडा पड़ा हुआ था। मैंने वो डंडा उठाया और सीधे जय की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने वो डंडा एक गुंडे के सिर पर मारा, जिससे उसका सर फट गया और फव्वारे की तरह खून बाहर निकल रहा था। ये देखकर बाकी सारे गुंडे डर के भाग गए, पर वो जमीन पर गिर गया और करहाने लगा। पर मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर मुझे मेरे बाप और भाई का चेहरा दिख रहा था, जो जय को मुझसे दूर करना चाहते थे। मैं गुस्से में इतनी पागल थी कि मैंने फिर से उस पर वार करने के लिए डंडा उठाया, पर इस बार जय ने मुझे पकड़ लिया। मैं चीख रही थी, बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी कि कैसे इसकी हिम्मत हुई मेरे जय को हाथ लगाने की। जय भी बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं शांत हो जाऊं, पर मैं कुछ नहीं सुन रही थी। तभी जय ने ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर मेरा रोम रोम कांप गया। उसने कहा कि उसने ही इन गुंडों को बुलाया था। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी, जिसे अब न चोट का एहसास होता था न दर्द का। इस सब हालातों में जय हर पल मेरे साथ था। मुझे थपकी देकर सुलाया, मुझे संभाला, मुझे सीने से लगाया। सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि उन हालातों में भी मेरी सांसें चल रही थी। जय और डॉक्टर सब कुछ कर चुके थे, पर मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ ही नहीं पा रही थी। फिर एक दिन मैं खिड़की के पास बैठी थी। वो सब मिलकर जय को मारने लगे। मैं इस दुनिया की हिम्मत कैसे हुई मेरे जय को हाथ लगाने की। मैंने वो डंडा उठाया, एक गुंडे के सिर पर मारा, जिससे उसका सर फट गया और फव्वारे की तरह खून बाहर निकल रहा था। उसके चेहरे पर मुझे मेरे बाप और भाई का चेहरा दिख रहा था। जय ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे इसकी हिम्मत हुई मेरे जय को हाथ लगाने की। उसने कहा कि उसने ही इन गुंडों को बुलाया था। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जैसे खुद को छुड़ा रही थी ताकि उस गुंडे की जान ले सकूं। तभी जय ने कहा कि उसी ने गुंडे को बुलाया था और उसी ने खुद को पिटवाया भी है। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने जय के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और कहा, इतनी वाहियात हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो उसने कहा कि मुझे हरकत में लाने के लिए उसने ऐसी हरकत की। मतलब हम कुछ समझे नहीं। ठीक यही सवाल मैंने भी किया। तो उसने कहा, मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारे शरीर ने कुछ हरकत तो की।
तुम्हें कुछ महसूस तो हुआ? तुम्हारे अंदर की भावनाओं को जगाना था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा नहीं है। इसीलिए तुम्हारे इमोशंस, भावनाओं को जगा रहा था, क्योंकि भावनाएं ही तो जिंदगी है। पर क्यों क्यों तुम मेरे अंदर जीने की इच्छा डालना चाहते हो? नहीं जीना मुझे, और ना ही किसी भावना को महसूस करना है। इतना कुछ महसूस कर चुकी हूँ कि अब कुछ महसूस करने को नहीं बचा है। बचा है अभी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें महसूस करना है, जैसे खुशी, मुस्कान, सम्मान। नहीं, इन शब्दों से नफरत है मुझे। मुझे कुछ महसूस नहीं करना, और ना ही जीना है। चुप। एकदम चुप। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, अब और नहीं। मरना चाहती हो ना? मरना चाहती हो तो क्यों भागी तुम अपने घर से? यहाँ तो एक बार में ही मर जाओगी, पर वहाँ रोज रोज तुम्हारे बाप और भाई मार तो रहे थे तुम्हें, फिर क्यों छोड़ा तुमने उन लोगों को? और मैं भी तो वहीं था। एक बार मुझसे कहती तो मैं खुद तुम्हारा गला घोट देता। मैं तुम्हें बस सुकून में और खुश देखना चाहता हूँ, फिर चाहे तुम जिंदा रहो या मर जाओ। मैं तुम्हें वहां से इसलिए लाया ताकि तुम खुश रह सको, अपनी जिंदगी आजादी से जी सको। अगर तुम्हें मरना ही है तो जाओ अपने घर, और अपने घर पर जाकर मरो, क्योंकि मैं बुज़दिल और कमजोर लोगों को कंधा भी नहीं देता। समझी? 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 मैं जीना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ, पर क्यों जीऊँ? किसके लिए जीऊँ मैं? मेरे लिए जियो। वैसे तो इंसान को खुद के लिए जीना चाहिए, पर तुम खुद के लिए नहीं जीना चाहती तो ठीक है, मेरे लिए तो जी सकती हो ना। क्यों जय? क्यों क्यों कर रहे हो तुम मेरे लिए इतना कुछ? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सवाल पूछ रही हो। तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि किसी के लिए कुछ करने के लिए रिश्ते का होना जरूरी है? तुम एक इंसान हो, मैं एक इंसान हूँ। क्या इंसानियत का रिश्ता काफी नहीं? मुझे तो लगता है यही सबसे बड़ा रिश्ता होता है, कि सामने वाले को इंसान समझना। वरना तुमसे बेहतर कौन जानता है कि इंसानों के भेष में जानवर कैसे रिश्ते निभाते हैं। अगर तुम्हें रिश्ता चाहिए तो इंसानियत का रिश्ता मान लो, और इस रिश्ते को दोस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो आज से हम दोस्त हैं, ठीक है? कौन दोस्त किसी दोस्त के लिए इतना कुछ करता है? तुम मेरे लिए दोस्त से बढ़कर हो। हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, तो ये हमारा इज्जत का रिश्ता भी है। उस दिन के बाद से मैंने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ आगे देखा। मैंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की, खूब पढ़ाई की, वो सब कुछ किया जो मेरा मन था। मैं बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में। ऐसा लगता था सारी दुनिया मेरे पास है। मैं और मेरे पाँव एक जगह पर टिकते ही नहीं थे। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर मेरी दुनिया बदल कर रख दी। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अभी भी मेरे पास नहीं है। पूरे आसमान को अपने आंखों में भरने वाली मैं अब आसमान की तरफ देख ही नहीं रही थी, क्योंकि किसी के चेहरे से
मेरी नजरें हटी नहीं रही थी। वो चेहरा था आपका। इसे पहली नजर का प्यार कहें या प्यार की नजर, मैं तो बस प्यार के सागर में गोते लगा रही थी। जय भी बहुत खुश हुआ कि मैंने जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास, प्यार को महसूस किया। सिर्फ सिर्फ आपके लिए मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया ताकि अपने प्यार को पाने की कोशिश कर सकूं। और सच में इस कॉलेज में बीते हर एक पल में मैंने केवल आपको देखा है, कभी आंखों से तो कभी दिल से। पर आपने मेरे प्यार की ना कभी कद्र की और ना ही इज्जत। पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं लगातार कोशिशें करती रही कि आप मेरे प्यार की कद्र करो, इज्जत करो। पर आपने मेरी और मेरे प्यार की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। पर फिर भी मैंने इस बात को दिल से नहीं लगाया। लेकिन जब आपने मेरे और जय के रिश्ते पर सवाल उठाया तो ऐसा लगा कि मेरे दिल के करोड़ों टुकड़े हो गए हों और आपने अपने हाथों से उसे आसमान में उछाल दिया हो। क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर जय की बेइज्जती नहीं। जय मेरी इज्जत है, मेरा गुरूर है, मेरा सब कुछ है, उससे मेरा वजूद है। अब अगर मुझे अपने प्यार या दोस्ती में किसी एक को चुनना पड़े तो मैं दोस्ती को ही चुनूंगी, फिर चाहे पूरी जिंदगी मुझे एक तरफा प्यार के साथ ही क्यों ना जीना पड़े। चलती हूँ, जय मेरा इंतजार कर रहा होगा। शादी का पूरा इंतजाम कर दिया है मैंने, बस किसी भी वक्त हमारे अर्जुन जी आते होंगे। I love you, Maya. शादी का पूरा इंतजाम कर दिया है मैंने, बस किसी भी वक्त हमारे अर्जुन जी आते होंगे। I love you, Maya. बड़ी देर हो गई, हमें तो लगा था तुम सीधा शादी करके ही आओगी। तुम्हारी मौजूदगी के बिना मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? पर हाँ, तुम्हारी मदद से शादी का पूरा इंतजाम कर दिया है मैंने, बस किसी भी वक्त हमारे अर्जुन जी आते होंगे हाथों में गुलाब लेकर हमें प्रपोज करने। लेकिन सबसे पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। का कहना चाहती हो तुम? हम जानते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज़ होता है और हमने भी काफ़ी नाजायज़ रास्ते अपनाए हैं, फिर चाहे वो अर्जुन के मन में शक का बीज डालना हो या अर्जुन और छुन्ना के बीच गलतफहमी पैदा करना हो। हम जानते थे कि अर्जुन और छुन्ना भी बहुत करीब है एक दूसरे के, लेकिन एक घटिया सोच वाला इंसान दूर ही अच्छा लगता है, पास नहीं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी चीज़ जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वो है तुम्हारा दिल दुखाना। मैं जानती हूँ मेरे इस प्लान जिसमें तुम्हारे और मेरे बीच के पवित्र रिश्ते को गलत तरीके से मैंने छुन्ना को दिखाया ताकि वो हमारे रिश्ते का तमाशा बना दे अर्जुन के सामने, और अर्जुन छुन्ना की बातों पर यकीन करके तुमसे मेरे रिश्ते पर सवाल उठाए
ताकि मैं उसे हमारे रिश्ते की गहराई तक ले जा सकूं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हमारी कहानी सुनकर अर्जुन की सोच सच का सामना नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो सोच रहा है कि बेनाम रिश्ते में भी इतना प्यार और सम्मान हो सकता है। मेरा प्लान कामयाब तो हुआ, पर मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस गिल्ट से, इस अफसोस से बाहर नहीं आ पा रही हूँ कि मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई। आई एम सॉरी जय, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर तू पागल है क्या? मैं जानता हूँ कि तू मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। देख, पहले मैं थोड़ा दुखी जरूर हुआ था, झूठ नहीं बोलूंगा, जिसकी वजह से हमारे बीच में लड़ाई भी हुई थी। पर अब मैं समझ गया हूँ कि तेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। कभी कभी दूसरों को कीचड़ से निकालने के लिए खुद के पांव कीचड़ में डालने ही पड़ते हैं। अब ये सब छोड़, बस अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियों को जी, तभी माफ करूंगा मैं तुझे। अर्जुन जी, आप यहाँ? माया, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर उससे पहले तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो, एक दूसरे का ख्याल रखते हो, एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हो, एक दूसरे पर जान छिड़कते हो, तो क्या कभी तुम दोनों एक 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 दूसरे से। बोलिए अर्जुन जी, हिचकिचाइए मत। यही कहना चाहते हैं ना कि हमें एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं हुआ? यही ना? किसने कहा आपको कि हमें एक दूसरे से प्यार नहीं है? बिना प्यार के कोई किसी का ख्याल कैसे रख सकता है? हाँ अर्जुन, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमने इस प्यार को किसी बंधन में नहीं बांधा। हमारा प्यार आजाद है, आसमान में किसी पंछी की तरह, जो सिर्फ उड़ना जानता है। बादलों को महसूस करता है, आसमान को चूमता है। उसे कोई परवाह नहीं कि जमीन पर क्या चल रहा है, जमीन के क्या कायदे कानून हैं। उसे ये भी पता है कि एक ना एक दिन जमीन पर उतरना है। लेकिन जमीन की हकीकत से कहीं बड़ा आसमान का सच है, जो खुले दिल से अपने आगोश में ले लेता है, बिना किसी सवाल के कि हम कौन हैं, क्या हैं और क्यों आए हैं। बस यही है जो है। ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर आज एक बात जरूर समझ गया हूँ। हम इंसान एक ही मिट्टी से बने हैं, फिर भी हमने खुद को बांट लिया है, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, वगैरह वगैरह। लेकिन इंसानियत, जो प्यार का ही एक रूप है, उसको भी रिश्तों में बांट लिया है। बाप का प्यार, माँ का प्यार, भाई बहन का प्यार, दोस्त का प्यार, महबूब का प्यार। और अगर कोई रिश्ता ना मिले तो हम मान लेते हैं कि वहां प्यार है ही नहीं। हम यही मानते हैं कि रिश्तों से प्यार होता है, जबकि सच ये है कि प्यार से रिश्ते होते हैं। पहले प्यार है, फिर रिश्तों के नाम दिए गए हैं। और कुछ प्यार ऐसे भी होते हैं जिनका नाम नहीं होता, या कहें ऐसा कोई शब्द बना ही नहीं जो उस प्यार को नाम दे सके। तुमने सही कहा था माया, प्यार प्यार होता है, फिर चाहे वो रिश्ते में हो या बिना रिश्ते के हो। ऐसा ही एक एहसास कुछ वक्त पहले मुझे भी हुआ, पर समझ में आज आया है। माया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, तुम्हारे जितना नहीं, पर तुमसे कम भी नहीं। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हारे प्यार को जानना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ
कि मेरा प्यार तुम दोनों के प्यार के बीच कभी नहीं आएगा और ना कभी बंधन बनेगा, पर मैं तुम्हारे प्यार के बंधन में बंधना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। माया, हम तुमसे तुमको मांगते हैं, सिर्फ अपना बनाने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारा बनने के लिए। आई लव यू माया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव, आई लव, आई लव, आई लव। इश्क उस परिंदे की तरह है जो आसमान से बेइंतहा मोहब्बत करता है, मगर उड़ने की फितरत नहीं छोड़ सकता। आसमान उसे बाहों में कैद करना चाहता है, मगर जानता है मोहब्बत में कैद नहीं, आज़ादी ज़रूरी होती है। परिंदा जितना दूर उड़ता है, आसमान उतनी शिद्दत से उसे अपनी ओर खींचता है। बादलों की बाहें बनाकर, हवाओं की लोरियां गाकर, बारिश की बूंदों से उसे छूकर, परिंदा हर बार लौटता है, भीगा, थका, मगर बेइंतहा प्यार में डूबा हुआ। आसमान उसे अपनी गहरी नीली आगोश में समेट लेता है, जैसे कह रहा हो, तू जितना भी उड़ ले, तेरा आसमान तो मैं ही हूँ। यही तो इश्क है, एक रूहानी खिंचाव, एक बेकरार जुनून, एक आग जो बुझती नहीं, बस हर बार और भड़क उठती है।